Good morning, friends. Today, in this video, we will study this poem, Ode to Autumn, by John Keats. This is very important poem and very difficult poem. So, in this literary world, this poem is considered to be one of the best poems. कहने का मतलब ये कि ओड टू ऑटम ये पतझड़ ऋतु को संबोधित ओड है। ओड बोलते हैं ये एक पोएम का ऐसा फॉर्मेट है जो संबोधन के रूप में लिखा जाता है। संबोधन के रूप में, जैसे हिंदी में आप पढ़े होंगे कविता, उसमें थी ना एक कविता कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। मतलब एड्रेस करते हैं, संबोधन करते हैं किसी को सामने रख के। तो यह है ओड टू ऑटम। तो ऑटम क्या है? यह एक सीजन है। ऑटम इज अ सीजन, सीजन है, पतझड़ ऋतु अपने हिंदुस्तान में कहते हैं इसको। तो ऑटम पतझड़ है, तो जाहिर है कि पतझड़ ऋतु के बाद, ऑटम के बाद विंटर सीजन आता है, और विंटर सीजन के बाद स्प्रिंग सीजन आता है। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है? नई नई कोपलें, न्यू लीव्स, दे कम ऑन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री एंड द होल अर्थ इज फिल्ड विथ ब्यूटी। एटमॉस्फेयर सुंदरता से भर जाता है। फ्लावर्स ब्लूम एंड लीव्स बिकम ग्रीन, दे आर सो न्यू दैट दे लुक वेरी गुड। एंड सो ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम ये ऑटम के विषय में है, स्प्रिंग के विषय में नहीं है। तो ऑटम को माना जाता है पतझड़ ऋतु। ये सैडनेस का सिंबल है, पतझड़ है। बट हियर इन दिस पोएम you will see that the poet John Keats has highlighted autumn as a symbol of goodness, some good things, some good symbols we are going to have here after reading this poem. जॉन किट्स की इस कविता में, ओड टू ऑटम में, पहले तो इसको बोलना कैसा है तो समझ लीजिए कि AUTUMN है। तो इसको ऑटुमन नहीं कहेंगे, इसको आउटम भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ऑटम, सीधे ऑटम, 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 ऑटम। तो ओड टू ऑटम, ये ऑटुमन नहीं, ओड टू ऑटम बाय जॉन किट्स। तो वो ऑटम जो पतझड़ ऋतु है हिंदी में, उसको संबोधित ये कविता है। मतलब ऑटम को यहाँ एज ए ह्यूमन बीइंग पर्सोनिफाई करके एड्रेस किया गया है, एक व्यक्ति के तौर पर, जैसे ऑटम कोई जीवित प्राणी हो। एक्चुअली ऑटम क्या है? तो वो सीजन है, सीजन। तो ये सीजन ऑटम हैड हियर इन दिस पोएम द पोएट हैज एड्रेस्ड इट एज ए पर्सन। ठीक, अब जॉन किट्स के विषय में थोड़ा पढ़ते हैं, क्या आपकी किताब में है। तो ये ही वॉज बॉर्न इन 1795 एंड डाइड 1821। इट मीन्स ओनली 26 years ही लिव्ड इन दिस वर्ल्ड। जॉन किट्स केवल 26 साल की उम्र में ही दुनिया से कूच कर गए, मर गए। उनको टीबी की बीमारी हो गई थी और इसलिए 26 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। लेकिन इसी 26 साल के बीच में जो उन्होंने कविताएं लिखी, दोज पोएम्स आर माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिक कविता इन्होंने लिखी। वो कविताएं जो सेंसुअस हैं, जो सेंस को झकझोर दे, दिमाग को झंझना दे, उसको बोलते हैं सेंसुअस पोइट्री। वो बहुत महीन सूक्ष्म एक्सपीरियंस है इनका। तो इन्होंने रोमांटिक पोइट्री को इतना आगे बढ़ाया कि आज भी लोग जॉन किट्स को रोमांटिक पोइट्स में ब्यूटी के लवर के रूप में द बेस्ट मानते हैं। सो जॉन किट्स, only 26 years of age, one of the greatest of English romantic poets, one of the greatest of English romantic poets, was born at Moonfields, London. इनका जन्म हुआ मूनफील्ड नामक जगह पर लंदन में। और इंग्लिश रोमांटिक मतलब स्वच्छंदतावादी, इंग्लिश रोमांटिक पोएट के रूप में इनको महान माना जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स,
अंग्रेजी के जो महान कवि लोग हैं रोमांटिक, उनमें से एक इनको भी माना जाता है। इनका जन्म मूनफील्ड लंदन में हुआ था। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड। वो कहाँ पढ़े? तो स्टडीड, उन्होंने अध्ययन किया, एट क्लार्क्स स्कूल, क्लार्क के स्कूल में। स्कूल कहाँ पर थी? एट इनफील्ड, इनफील्ड में। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। क्रिकेट और बॉक्सिंग में उनका इंटरेस्ट बहुत था। ही ग्रीव इनटू ए वोरेशियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। वो ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक कहावतों के बहुत बड़े रीडर थे वो। वोरेशियस, वो पढ़ने को बेचैन रहते थे। मतलब ही सॉट हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम ग्रीक mythology. He even started a translation of Virgil's Aeneid. वर्जिल आपको बहुत बड़ा पोएट, तो ये वर्जिल का जो एनीड है, एनीड कविता है, ये बुक है, इसको लिखा वर्जिल ने। तो वर्जिल के इस कविता का उन्होंने अनुवाद भी किया। स्टार्टेड हिज एम्बिशन टू बिकम, स्टार्ट किए थे अनुवाद करना, पूरा नहीं हो पाया होगा इसीलिए स्टार्टेड लिखा है। एम्बिशन, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा, वो बनना क्या चाहते थे? तो हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट वाज फायर्ड। उनका जो एम्बिशन था टू बिकम ए पोएट वाज फायर्ड, उसमें आग लग गई और वो तेज हो गई। बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर्स फेयरी क्वीन। एडमंड स्पेंसर एक पोएट हैं, उनकी कविता है फेयरी क्वीन। इस फेयरी क्वीन को जब उन्होंने पढ़ा, जब इनसे उनका परिचय हुआ, जो एडमंड स्पेंसर का लिखा है, तो उनका जो पोएट बनने की तमन्ना थी, दैट वाज फायर्ड, उसमें चिंगारी लग गई। जैसे माचिस का मैच स्टिक मार के लगा दिया उसमें वो किंडल्ड हो गया, प्रज्वलित हो गया। हिज फर्स्ट पोएम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर उनकी पहली ही कविता है, उसका नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, was published in 1814. His first volume of poetry entitled Poems was published in 1817. His poem Endymion was well appreciated by Wordsworth. वर्ड्सवर्थ उस समय के बहुत बड़े रोमांटिक पोएट थे, तो वर्ड्सवर्थ ने एप्रिसिएट किया। एप्रिसिएट मतलब पोइट्रिक वर्क को, कविता के काम या साहित्यिक वर्क को, किसी भी लिटरेरी वर्क को जब कोई बड़ाई करे तो उसको बोलते हैं एप्रिसिएट करना। एप्रिसिएट होता है लिटरेरी वर्क। लिटरेरी वर्क साहित्यिक कार्य, कुछ भी कहानी या कविता या कुछ भी आदमी लिखा, उसकी प्रशंसा किसी ने की तो उसको बोला जाएगा एप्रिसिएशन हुआ उसका। तो वर्ड्सवर्थ एप्रिसिएटेड किट्स पोएम एंडीमियन। ये बहुत बड़ी बात हुई कि उस समय के महान पोएट थे वर्ड्सवर्थ, तो उन्होंने एप्रिसिएट किया इस नए पोएट का, जॉन कीट्स की कविता का, एंडीमियन का। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818। ये छपी कब? ये प्रकाशित हुई 1818 में। हिज ओड्स ऑन इंडोलेंस, उनका एक ओड और है, उसका नाम है इंडोलेंस। ऑन ए ग्रीसियन अर्न, यह भी ओड है। टू साइके, टू ए नाइटिंगल, ऑन मेलंकोली, ये सब ओड है उनका लिखा हुआ। एंड ओड टू ऑटम मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य के वो एक महान रोमांटिक पोएट, स्वच्छंदतावादी पोएट बन गए, तो ये उनकी खूबी है। सो डिड लैमिया एंड हाइपेरियन। लैमिया और हाइपेरियन भी जॉन कीट्स का लिखा हुआ पोएम है, तो इसके चलते भी उनको बहुत प्रसिद्धि मिली, लैमिया एंड हाइपेरियन। ये लैमिया जो पोएम है ना, ये लैमिया पर ही जो फिल्म देखे होइएगा, ये हिंदी में बनी थी नगीना, ऋषि कपूर और ये श्रीदेवी द्वारा, तो वो ये उसमें वो लैमिया से ही इंस्पिरेशन है। उसमें लैमिया के आधार पर ही वो फिल्म बनी है जिसका नाम है नगीना, ठीक है। एंड हाइपेरियन, ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। जॉन कीट्स के विषय में बहुत बड़ा ये
दुखद बात हो गई बहुत बड़ी कि वो ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से वो मर गए। अब इन 1821 एट द एज ऑफ 26, मात्र 26 साल की उम्र में वो मरे। और इसी कम उम्र में उन्होंने जो कविताएं लिखी, उनकी पकड़ देखिएगा कविता पर तो आपको आश्चर्य होगा। रियली ही वॉज ए माइलस्टोन। ऐसे लोग स्पेशल लोग होते हैं जो बहुत कम उम्र में ही बहुत बड़ा बड़ा काम कर जाते हैं। तो कविता के क्षेत्र में जॉन कीट्स ये 26 साल के एज में इतना कुछ लिख जाना, यह रियली एक मार्केबल बात है। बट विद इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, अपने जीवन के छोटे अवधि में ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। अपनी छोटी अवधि में ही, छोटी उम्र में ही उन्होंने महानता को प्राप्त किया। हिज पोएम्स लेटर्स हैव डेप्थ बीनीथ देयर ब्यूटी। उनकी कविता में, उनके अक्षरों में, उनके जो लेटर्स हैं, जो पत्र लिखे हुए हैं, उनमें ब्यूटी और क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्ट हिज अवेयरनेस ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ। जीवन की सुंदरता क्या है कि हिज पोएम्स एंड लेटर्स हैव डेप्थ। उनकी पोएम में और लेटर्स में डेप्थ है, गहराई है। बीनीथ देयर ब्यूटी, उसकी सुंदरता और रिफ्लेक्शन जो परावर्तन करता है और रिफ्लेक्ट करता है, उनकी अवेयरनेस, उनकी जागरूकता किस बात के लिए, ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग्स ऑफ लाइफ। जीवन में पेन, दर्द, सफरिंग, दुख, ये क्या क्या है, ये सब का और अभिव्यक्ति, सबकी अभिव्यक्ति मिलती है उनकी कविताओं में। तो वो ब्यूटी है उनकी कविताओं में, और ब्यूटी के नीचे ये सब कुछ है। तो इस कहने का अर्थ कि उनका पोएम बहुत ही सेंसिटिव है। उनके पोएम को पढ़ने के लिए थोड़ा सुपर माइंड आपको भी होना चाहिए और पढ़ने वाले को भी होना चाहिए, तो तब उनके पोएम को समझा जा सकता है। तो ये लिटरेचर पढ़ना है, इंग्लिश लिटरेचर, तो इन पोएम्स को आप पढ़िए, समझिए। इनको समझ पाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे अभिव्यक्ति होती है। तो टू हिम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये उन्होंने बताया कि थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। In the poem, a thing of beauty is a joy forever, and beauty is truth, truth beauty. A thing of beauty is a joy forever. उनके हिसाब से, according to John Keats, a thing of beauty is a joy forever. थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा आनंद देती हैं। ब्यूटी ही दुनिया में है जिसकी तलाश में इंसान सब कुछ करता है। तो ये ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर एंड ब्यूटी इज ट्रूथ। सुंदरता ही सत्य है एंड ट्रूथ ब्यूटी, यही है। ठीक है, तो ये ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। इन द पोएम ओड टू ऑटम, कीट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। नेचर में क्या, नेचर का सिद्धांत है, नेचर में कैसी सुंदरता है, इसको उन्होंने इस ऑटम टू ऑटम नामक पोएम में एक्सप्रेस किया है। ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम, ऑटम की सुंदरता और उसकी खासियतों को उन्होंने एक्सप्रेस किया है किस रूप में, तो ए सीरीज बना दिया है, ए मेमोरेबल पिक्चर के तौर पर, एग्जिबिटिंग द, जिससे प्रकृति का सिद्धांत स्पष्ट होता है, कैसे सुंदरता प्रकृति भरती है वातावरण में, इसका दर्शन हमें होगा व्हेन वी विल स्टडी दिस पोएम ओड टू ऑटम। तो ओड टू ऑटम क्या है, ऑटम को एड्रेस करके पोएम लिखा गया है, जिसमें ऑटम के बहाने से जीवन की खूबसूरती को, प्रकृति की खूबसूरती को पोएट ने दर्शाने का प्रयास किया है कि उस प्रकृति कितनी सुंदर हो जाती है, और ओड का क्या, और सॉरी, ये ऑटम का क्या कंट्रीब्यूशन है। सब लोग खुशी के तौर पर ये स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु को ही स्टार मानते रहे हैं, उसी पर कविताएं लिखी हैं, लेकिन जॉन कीट्स ने ऑटम पर लिखा, जिसका हिंदी में नाम होता है पतझड़ ऋतु। पतझड़ ऋतु जब होती है तो अपने यहाँ क्या है, ये कार्तिक का महीना मान लीजिए, तो ये अभी जब ठंडा शुरू होने लगता है तब तो यहाँ पर कार्तिक शरद ऋतु है, इसके बाद ही आता है वो पतझड़। तो पतझड़ आने के बाद ही आपको पत्तियाँ झड़ती हैं और नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं, तो वही है पतझड़ ऋतु है। तो पतझड़ ऋतु के आने के बाद क्या माहौल बनता है,
सारी प्रकृति नंगी हो जाती है, पत्तियाँ झड़ जाती हैं पेड़ों पर से। तो उसके बाद में जो दृश्य पैदा होता है वो कैसा लगता है और उसके पीछे क्या फिलॉसफी है, ये सब कुछ इसमें है आपको। तो अपने यहाँ तो उस सीज़न में बहुत कुछ फल वगैरह नहीं होते, रस वाला जो भी फल है वो सब, लेकिन हाँ मंजर वगैरह लगने लगता है, तो सब होता है वसंत ऋतु में, ठीक है। लेकिन ये ऑटम ऋतु की बात हो रही है, पतझड़, सिर्फ पतझड़ की ही बात है। तो लेकिन इंग्लैंड में कुछ फल भी होते हैं जो इस सीज़न में होते हैं। अपने यहाँ उस सीज़न में तो फल नहीं होते, लेकिन इंग्लैंड में होते हैं। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। तो देखते हैं इसको कि क्या है। तो इसमें याद रखने लायक बात यही है कि ही डाइड ऑफ ओनली एट 26 ईयर्स ऑफ एज, वो 26 साल की उम्र में मर गया। और आफ्टर दैट ही वाज कॉल्ड रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट हैं वो। रोमांटिक और रियलिस्टिक लिटरेचर को दो भाग में अगर बांटें पोएट को, तो एक पोएट होता है रोमांटिक पोएट और एक होता है रियलिस्टिक पोएट। रियलिस्टिक पोएट वो होगा जो है वस्तु स्थिति उसी को लिखता है, वो उसमें कल्पना करता है, लेकिन उसमें ऐसी बात नहीं करती जो सिर्फ आनंददायी हो और उसमें रियलिटी ना हो। लेकिन जो रोमांटिक पोएट होते हैं उनका लिमिट होता है ज़मीन से लेकर के आसमान तक, जहाँ इंसान पहुँच भी नहीं सकता है, रोमांटिक पोएट वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन रोमांटिक पोएट रियल ना हो फिर भी उसमें ब्यूटी तो है ही। और जितनी रोमांटिक फिल्में देखने में अच्छी लगती हैं उतनी रियलिस्टिक फिल्में अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। तो मनुष्य को आकर्षित करता है रोमांटिक थिंग्स, रोमांटिक पोएट और रोमांटिक फिल्में भी। तो रोमांस का और रोमांटिक का बहुत बड़ा महत्व है। रोमांटिक, जिसको हिंदी में उसके लिए शब्द है स्वच्छंदतावादी। स्वच्छंद होते हैं ये लोग सोचने के लिए, कुछ भी सोच लेंगे, ठीक है। तो ये ब्यूटी इन नेचर, ये रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। अब हम लोग आगे देखते हैं कि भाई ये हाउ डू यू फील इन डिफरेंट सीजन्स। तो वी फील डिफरेंटली इन डिफरेंट सीजन्स बिकॉज द इफेक्ट ऑफ सीजन्स आर क्वाइट अपेरेंट ऑन आवर फीलिंग्स विच इज़ द मोस्ट enjoyable one. According to me, spring season is the most enjoyable, but here John Keats is writing this poem on autumn season. New leaves and fruits grow on trees in a particular season, which is that is spring season, that is not autumn. Have you seen a tree bent and loaded with fruits? आपने इमेजिन कीजिए वैसा सीन, कोई पेड़ की डाल को आपने कभी देखा जो फल के मारे लोड होकर के नीचे झुक गया हो? तो ये ऐसा है। तो इमेजिन कीजिए, उसकी चर्चा इस पोएम में होने वाली है। व्हाट फीलिंग्स डज दिस साइट इवोक इन यू। ये ऐसा दृश्य देखने से आपके मन में कौन सा भाव पैदा आता है? किसी किसी पेड़ पर इतने फल लदे होते हैं कि पेड़ की डाली झुक जाती है। दैट बेंट्स डाउन विद द लोड ऑफ द फ्रूट। व्हाट टाइप ऑफ सीन that is, you can just imagine about that. So here these things are to think before we are going to start the poem. So now we will study the poem line by line. My dear friends, this is for standard 12 and I know that this poem was left in my playlist. मेरे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें सारा पोएम पढ़ाया हुआ मिलेगा, लेकिन एक दो ऐसा ही छूटा हुआ है। ये छूटा हुआ था, मैंने उसको चेक किया है, तो इसको मैं पढ़ा के फिनिश कर रहा हूँ और उसमें सारा कुछ है। और एक पोएम और भी है जो बाकी है, उसको भी फिनिश कर देंगे। ऐसे ही खोज रहे हैं जहाँ कहाँ कहाँ छूटा हुआ है, जो छूटा है सब पढ़ा देंगे और क्वेश्चन आंसर सारा का एक बार करेंगे हम लोग, टोटल रिवीजन करेंगे। आप प्लीज़ व्यू करते रहिए मेरे चैनल को, और किसी भी तरह की परेशानी हो तो कमेंट भी करें, कमेंट का रिस्पॉन्स होता है। ऐसा नहीं है कि आप कमेंट करेंगे और आई विल नॉट रिस्पॉन्स, नो, I will surely respond on your comments. So please continue making comments. तो ओड टू ऑटम, ऑटम के नाम संबोधन है। ऑटम से बात हो रही है। क्या कहा? सीजन ऑफ मिस्ट। ये ऑटम सीजन में इंग्लैंड में मिस्ट रहता है, कुहा, फॉग, कुहासा, चारों तरफ कुहासा भरा हुआ है। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। ये सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, उस समय वहाँ फल लगते हैं पेड़ों पर फल लगने लगते हैं।
मेलो फ्रूटफुलनेस, वो सीजन कैसा होता है? अपने यहाँ तो नहीं होता, अपने यहाँ तो तरबूज वगैरह जो भी है, आम कटहल जो भी, तो ये सब गर्मी के सीजन में होता है। लेकिन वहाँ पर ये कह रहा है पोएट कि ऑटम में सब कुछ होता है। तो ऑटम क्या है कि सीजन ऑफ मिस्ट, उसमें कुहासा रहता है, फॉग रहता है, एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, सॉफ्ट एंड स्वीट, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट स्वीट स्वीट फ्रूट सब पेड़ की डालों पे लटक जाते हैं। तो सीजन माने ऑटम सीजन इज ऑफ मिस्ट एंड ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। ऑटम सीजन में मिस्ट रहता है, कुहासा रहता है वातावरण में, और रसदार और मुलायम फल भर जाते हैं, जहाँ तहाँ लद जाते हैं। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, ये सीजन क्या है? ऑटम। तो ये मैच्योरिंग सन का करीबी दोस्त है, बोजम फ्रेंड। जब कोई करीबी दोस्त होता है, जिगरी दोस्त, जिससे हम दिल की बात कहते हैं, अपने यहाँ उसके लिए वर्ड है लंगोटिया यार, जिसे दिल की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं बोजम फ्रेंड। बोजम, BOSOM। तो बोजम फ्रेंड है मेरा ये, मतलब ये मेरा सब कुछ जानता है और मैं इसका सब कुछ जानता हूँ, जिगड़ी यार। तो क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन, ये सीजन ऑटम इज मैच्योरिंग सन का, परिपक्व होते हुए सूर्य का गर्मी बढ़ती है। ये देखिए, ये मतलब जाड़ा के बाद के ऋतु की बात हो रही है। जाड़ा के बाद पतझड़, और पतझड़ के बाद बसंत, ये सीक्वेंस मान के चल रहा है पोएट। विंटर सीजन, उसके बाद गर्मी शुरू होती है तो पतझड़ शुरू हो गया, और पतझड़ के बाद में स्प्रिंग सीजन आता है, जिसमें पूरा पेड़ पौधा सब फल से भर जाता है। तो ये शुरुआत जो होती है, पतझड़ कब है? पतझड़ मतलब जाड़ा और गर्मी के बीच में, जाड़ा और गर्मी के बीच में दो माना गया। कौन? तो पतझड़ भी और स्प्रिंग भी। पहले पतझड़ और उसके बाद में स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु। तो ऑटम वही है, जाड़ा और स्प्रिंग के बीच का, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि मैच्योरिंग सन अब मैच्योर हो रहा है, मतलब सन आएगा, बढ़ेगा। सन, सूरज की रोशनी, गर्मी बढ़ने वाली है, मैच्योर हो रहा है वो। बोजम फ्रेंड, वो सीजन ऑफ मिस्ट है, कुहासा और सॉफ्ट स्वीट फ्रूट का मौसम है, और ये सीजन इज द बोजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। ये मैच्योरिंग सन का बोजम फ्रेंड है, जिगरी यार है। कॉन्स्पायरिंग, और सूर्य के साथ मिल करके गर्मी बढ़ेगी तो क्या होगा? कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, कॉन्स्पायर मतलब षड्यंत्र करना, षड्यंत्र कर रहा है सूरज सीजन के साथ, ऑटम के साथ मिल के, कि आगे जा कर के विथ हिम हाउ टू लोड, कि कैसे पेड़ों को फल से भर देना है, एकदम सबको एकदम फलवती बना देना है। कॉन्स्पायर, षड्यंत्र हो रहा है सूरज के साथ, समझौता करके ये ऑटम सीजन कर रहा है कि हाउ टू लोड, कैसे पेड़ों को लोड कर दें, ब्लेस कर दें, उनको आशीर्वाद दे दें, विथ फ्रूट, उनको फल से भर दें कैसे। द वाइन्स, जो लत्तरदार है, जो अंगूर है, दैट अराउंड द थैच ईव्स सन रन, जो छप्पर पर चारों तरफ फैला हुआ है, उसको कैसे कर दें, उसको भी फल से भर दें। ये प्लान बन रहा है ऑटम का सन के साथ। तो मतलब ऑटम सीजन आएगा तो ये फल लोड हो जाएगा, फल लटक जाएगा अंगूर की लत्तियों पर, जो छप्पर वाले मकान के ऊपर फैला हुआ है। ये हुआ सिंपल मीनिंग। और ये सीजन क्या है? तो ये दोस्त है किसका? तो मैच्योरिंग सन का, और इसमें सॉफ्ट एंड स्वीट फ्रूटफुलनेस का हमें दर्शन होता है। फल, मीठे और मुलायम फल लद जाते हैं पेड़ों पर। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री, जो कॉटेज ट्री है, जो हरे रंग का है, मॉस के रंग का, मॉस माने काई, हरे रंग का जो पेड़ होता है, घना पेड़, कॉटेज ट्री, वो झोपड़ी जैसा मालूम पड़ता है, उस पर एप्पल लटक जाएगा, एप्पल फल। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, और जो गर्मी बढ़ेगी तो सारे फल कोर तक, मन भीतर तक पक जाएंगे, राइप हो जाएंगे। टू स्वेल द गर्ड, गर्ड मतलब कद्दू भी बढ़ के बड़ा बड़ा हो जाएगा। एंड प्लम्प द हेजल शेल्स, और स्मॉल नट होता है अखरोट टाइप का, वो हेजल है, उसमें गुदा भर जाता है भीतर इस सीजन में। विथ है स्वीट कैरनेल, और उसका भीतर बीज
भी उसमें बन जाता है। टू सेट बडिंग मोड, और इस कारण से और कलियां उसमें खिलेंगी भविष्य में। ये बीज जब उसमें हो गया, किरने लग गया, तो भविष्य में क्या होगा, उससे और कली निकलेगी, उस पेड़ में भी कली निकलेगी और बीज भी भविष्य में कली खिलाएगा, उसमें भी पेड़ निकलेगा और ऐसा होगा, मतलब भविष्य भी सेफ रहेगा। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, और इसके अलावा फूल भी निकलेंगे भविष्य में, किनके लिए, बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए, फॉर बीज। अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, इतनी मात्रा में फूल खिल जाएंगे कि मक्खियों का कोई दिक्कत नहीं होगी, सीज कभी एंड नहीं करेगा, एकदम मधुमक्खियों के लिए काफ़ी पर्याप्त मात्रा में फ्लावर्स हो जाएंगे यहाँ वहाँ। इसका प्लानिंग है, ये ऑटम सीजन कर रहा है सन के साथ मिल करके। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल्स, और ये समर जब आएगा तो क्या होगा, वो जो फूल होंगे उनके भीतर लसलसा गीला गीला रस भर जाएगा सभी पेड़ों में, सभी फूलों में, ठीक है। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लेमी शेल्स अंटिल दे वार्म डेज विल नेवर सीज। यस, मधुमक्खियों में सॉरी मध भर जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लेमी सेल्स, उनके जो सेल हैं उनमें मधु भर जाएगा, गीला गीला चिपचिपा रस भर जाएगा, इतनी मात्रा में फूल प्रकृति बना देगी। तो ये सारा कुछ प्लान कब होगा, ऑटम सीजन में। तो ऑटम सीजन क्या है, मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन है, ये मैच्योरिंग सन का बोजम फ्रेंड है। कौन, ये ऑटम सीजन, ये कॉन्स्पायर करता है, षड्यंत्र करता है, प्लान करता है, किस बात के लिए, तो लोड कर देने के लिए, किस चीज़ से, ब्लेस विथ फ्रूट, वो लोड कर देगा, आशीर्वाद से फल लग जाएगा। वाइन में क्या होगा, वाइन में भी फल लग जाएगा, और जो मोस्ट कॉटेज ट्री है उसमें एप्पल लटक जाएगा और फल पक जाएगा पूरा एकदम भीतर तक, और कद्दू बड़ा बड़ा हो जाएगा, और हेजल स्मॉल नट जो होता है उसमें भी गुदा हो जाएगा, और उसमें बीज बनेगा भीतर, जो बीज कलियों के रूप में भी बाहर खिल के निकलेगा भविष्य में, और ब्रांच पर भी कलियां आएंगी, बडिंग हो जाएगा। एंड बड जब कली बन जाएगी तो क्या होगा, वो आगे जा कर के फूल बनेंगे, और फूल इतनी मात्रा में बनेंगे कि बीज के लिए सफिशिएंट हो जाएगा, और वह बीज उन फूलों को लेकर के क्या करेगा, तो उसका पूरा सेल मधु से परिपूर्ण हो जाएगा, ओवर ब्रिम हो जाएगा, एकदम लबालब हो जाएगा, क्लेमी सेल्स गीला हो जाएगा उसका सेल, उसमें रस भर जाएगा। अब सेकेंड स्टेंजा, नाउ सेकेंड स्टेंजा, ये पहला आपका स्टेंजा है, और ये तीन स्टेंजा में लिखा हुआ है पोएम। 3 स्टेंजाज आर हियर। स्टेंजा कहते हैं जब ये प्रोज रहेगा ना गद्य में, जैसे कहानी में, नाटक में, उपन्यास में, तो उसमें होता है पैराग्राफ, और पोएम में होता है स्टेंजा। बात वही है, चीज़ वही है, लेकिन पोएम में उसको कहेंगे स्टेंजा, STANZ है, और गद्य में, प्रोज में, जैसे नोवेल या स्टोरी में, ऐसे में उसको कहेंगे पैराग्राफ, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड स्टेंजा में क्या है, हु हैथ नॉट सीन, हैथ मतलब हैड, हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट मतलब ऑफन अक्सर, एमिड मतलब बीच में, दाई स्टोर, ये स्टोर में, कहाँ में, जो स्टोर है, गोदाम है, उस गोदाम में भी ऑटम सीजन को आप महसूस कर सकते हैं। उसमें अनाज जमा होने लगता है, फसल तैयार होती है उस समय वहाँ पर इंग्लैंड में। तो फसल जब तैयार होती है, कट के घर में आती है, तो अनाज का जो गोडाउन है उसमें भी अनाज के ढेर लग जाते हैं, तो वो भी दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन में क्या होता है, हु हैथ नॉट सीन, किसने तुमको नहीं देखा है, दी का मतलब यू, ऑफ्ट मतलब ऑफन अक्सर, एमिड द स्टोर में, स्टोर हाउस जहाँ रहता है उसमें भी बहुत मात्रा में ये आप देख सकते हैं ऑटम सीजन को, वहाँ अनाज का ढेर लगा रहता है। यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ ऑटम। समटाइम्स हु एवर सीक्स एब्रोड में फाइंड, जो भी विदेशों में जाता है घूमने, वहाँ भी इस सीजन का इफेक्ट मिलता है। दी सिटिंग केयरलेस ऑन ग्रेनरी फ्लोर, ग्रेनरी मतलब अनाज का वही
वेयर हाउस, गोदाम अनाज का, स्टोर में जाएगा देखेगा वहाँ भी मिलेगा। ये कैसा मिलेगा कि बैठा हुआ मिलता है, यह सीजन जैसे बैठा हुआ हो ग्रेनरी फ्लोर पर, जैसे कोई औरत हो मान लो, वो अपने अनाज के गोदाम में बैठी हुई है फ्लोर पर, निचले सतह पर, फ्लोर पर। ग्रेनरी मतलब अन्नागार, अन्नागार अन्न जहाँ जमा होता है वहाँ फ्लोर पर बैठी हुई एक महिला की तरह मालूम पड़ती है, क्योंकि उसके महिला क्यों है कि दाई हेयर, तुम्हारे बाल सॉफ्ट लिफ्टेड, मुलायम मुलायम तुम्हारे बाल लिफ्टेड रहते हैं। हवा बहती है तो क्या होगा, वो उड़ते रहते हैं बाल। बाय द विंड नोइंग विंड, हवा में ओसौनी होती है। अनाज को हवा से हम लोग अनाज और भूसा को डिफरेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं विन्नो, विन्नोइंग। तो विन्नोइंग विंड, हवा बहती है, इससे तुम्हारे बाल उड़ते रहते हैं। और ऑन ए हाफ रिप्ड फरो साउंड स्लीप, और कहीं कहीं पर ये छोटा सा नाला पानी का सोता बहता रहता है आराम से। उस सीजन में पानी रिवर में बहुत नहीं होता, तो पतला पतला नाला कहीं बहता हुआ दिखाई पड़ता है। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज़, और वह नाला धीरे धीरे क्यों बहता हुआ मालूम पड़ता है, सोता जो पानी का है, जैसे लगता है कि उसमें नशा हो। नशा क्यों हो गया है, वो ऊँघ रहा है। ऊँघ क्यों रहा है कि फ्यूम ऑफ पॉपीज़, पॉपीज जो फ्लावर है उसकी जो सुगंध है, फ्यूम परफ्यूम, उस सुगंध से नशा छा गया हो और आदमी उसमें बोझिल हो रहा है, उसकी आंखें मूंद रही हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि वो सोता पानी का फर्रो वो धीरे धीरे बहता है, आराम से बहता है, जैसे ऊँघ रहा हो, कोई हड़बड़ी नहीं, टेंशन नहीं। बिकॉज दे आर ड्राउज्ड, ड्राउज मतलब नशे में है, जैसे कि ऊँघ रहा हो, नींद आ रही हो उसको। बिकॉज दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ परफ्यूम ऑफ पॉपीज़, पॉपीज फ्लावर का इफेक्ट है सुगंध का। व्हाइल दाई हुक, और तब क्या है कि वो तुम्हारे उसमें उस फूल में कांटे भी होते हैं, हुक होता है। हुक स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, और तुम्हारा जो हुक है वो कांटे भी उसमें होते हैं, फूल हुए और कांटे जो हुए वो क्या हुए, पूरी स्पेयर्स, वो स्पेयर कर देता है, वो फालतू के बना देता है। नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, ये अनाज सब उस फसल पक के तैयार हो जाती है। कांटेदार पौधे तो होते ही हैं, और उनका असर ये होता है कि फसल पक के तैयार होती है, और फूल भी जो उसके साथ ही पैदा होते हैं वो भी रहते। ट्विन्ड मतलब फूल के साथ कांटे भी दोनों ही होते हैं। तो पॉपीज होता है, और पॉपीज का इफेक्ट होता है कि उसके सुगंध से ये फर्रो धीरे धीरे बहता है, जैसे वो ऊँघ रहा हो। और उसके कांटों का इफेक्ट ये है कि फसल पक के तैयार हो जाती है, और उसके साथ जन्म लिए हुए फ्लावर्स भी हमें दिखने को मिलते हैं। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दाउ डस्ट कीप, और जैसे किसी सामान को एकत्रित करने वाले आदमी को ग्लीनर बोलते हैं, तो ग्लीनर की तरह स्टडी द लैडन हेड अक्रॉस ए ब्रूक, आपका जो हेड है वो एकदम अक्रॉस लैडन रहता है फल से। और ब्रूक, ब्रूक के उस साइड, ब्रूक मतलब नाला, स्मॉल रिवर को बोलते हैं ब्रूक, तो ब्रूक के उस साइड भी इसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है, जहाँ पेड़ फल से बोझिल होकर झुके रहते हैं। और बाई ए साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, और इस सब में ऐसा फल लदा रहता है जैसे ऑटम सीजन क्या है, ये साइडर प्रेस हो, शराब बनाने वाली प्रेस दुकान मशीन, उसको बोलते हैं साइडर प्रेस। शराब बनाने वाली दुकान जो मशीन होती है उसमें जब फल रख देता है रखने वाला, तो वो एक एक बूंद नीचे गिर रहा है, गिरने से देखता रहता है ध्यान से। तो ऑटम सीजन ने ऐसा कर दिया है जैसे वो शराब बनाने वाली मशीन हो, और प्रकृति पूरी सुगंध से भरी हुई है, रस चू रहा है, उसको बड़े ध्यान से देखता है ये ऑटम सीजन, मतलब मज़ा लेता है ब्यूटी का पूरे अर्थ पर ये ऑटम सीजन। द वाचेस्ट, तुम देखती हो, द लास्ट ऊजिंग आवर्स बाय आवर्स, ऊज मतलब टप टप करके चूना, रिसना, एक एक बूंद जो रस, इतना फल आ गया इस ज़मीन पर, तो इस फल का जो रस बनेगा, जो वो चुएगा
एक एक ठोप शराब बनेगी जिसको पीकर पीने वाला मस्त हो जाएगा। तो ये आवर्स बाय आवर्स प्रकृति पूरा फल से भर गया। और ऑटम सीजन क्या है, जैसे वो उन फलों का रस निकाल करके शराब बनाएगी। तो जैसे रस निकालने के लिए किसान बैठ करके जैसे इंतज़ार करता है, एक एक बूंद रस को चूते हुए देखता है धैर्य के साथ, वैसे ही ये ऑटम सीजन एक एक बूंद ब्यूटी चूते हुए देख रहा है। ये पूरी धरती ये फलों से लोड हो गई, फसल तैयार हो रही है, तो ये फूल खिलने वाले हैं, पत्तियां निकलने वाली है। ये सब कुछ इफ़ेक्ट है ऑटम सीजन का। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। अब इसके बाद क्या होगा कि स्प्रिंग का सॉन्ग आएगा। स्प्रिंग बसंत ऋतु गीत गाता हुआ आएगा। तो छोड़ो, नहीं आएगा, अभी दूर है आने में, तो लेट रहे। 26 साल की उम्र में ही मर जाना था इनको, मर जाएंगे। ऑटम सीजन जिंदाबाद, इनके लिए स्प्रिंग नो आया तो नो आया। सो वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का सॉन्ग कहाँ रहा, कहाँ है, पूछता है पोएट। आए वेयर आर दे, ओ वेयर आर दे, वेयर आर द स्प्रिंग सीजन, वेयर इज द स्प्रिंग सीजन, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, थिंक नॉट ऑफ देम। मत सोचो उनके विषय में। वसंत ऋतु जीवन में न आया तो न आया, पतझड़ है तो क्या कम है, हम पतझड़ से ही काम चला लेंगे। फूल ना खिले जीवन में तो कोई बात नहीं, हम कांटों से ही निभा लेंगे। चलो, ये पोएट 26 साल की उम्र में ही जिया और मर गया। तो मर गया तो मर गया, जब तक जिया तब तक आराम से प्रकृति की सुंदरता को पिया। तो ये है ब्यूटी, ये है जीवन जीने की कला। और यही सीखना है पोएम से, यही सीखना है जॉन किट्स से। जी सको तो जीने के लिए ताकत चाहिए, जी सको तो जीने के लिए नज़र चाहिए, देखने के लिए नज़र चाहिए। जीवन जीना खेल नहीं है, इसके लिए जिगरा चाहिए। और सुंदरता को महसूस करना और फूल की खुशबू को समझना ये मामूली बात नहीं है। इसके लिए आपके पास में क्षमता चाहिए, नहीं तो यहाँ इस भीड़ भरी दुनिया में कौन किसको पूछता है और किसको फुर्सत है कि वो उगते हुए सूरज की सुंदरता को देखे और बहती हुई नदी की धारा में जो संगीत है उसको सुने। कोयल की आवाज़ में कितनी मिठास है, इसको सुनने की फुर्सत किसको है। तो ये अगर निकाल पाओ तो तुम स्वतंत्र इंसान हो। और यही तो रोमांटिसिज्म है, यही तो रोमांटिक कवि की पहचान है कि वह सब कुछ पर क्लेम करता है जो संभव है, जो भले ही इंसान के जीवन में ना है, रियलिस्टिक नहीं है, वो भले ही है नहीं, लेकिन कभी इंस्पायर करता है, कभी उसके लिए प्रयास करता है, कभी उसको सोचता है, कभी उसकी कल्पना करता है कि ऐसा हो तो कैसा हो। तो व्हाइल बर्ड क्लाउड्स, अब देखो, थिंक नॉट ऑफ देम। ये पोएट सेज दैट डोंट थिंक ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग ही सुंदर है, खूबसूरत है, सुगंधों से भरा हुआ है, उसी में कोयल कूकती है, ऐसा भी नहीं है। तुम्हारा अपना गीत है। सारी पत्तियां निकट हो जाती हैं, सारी पत्तियां टूट के नीचे गिर जाती हैं, ऑल लीव्स फॉल डाउन एंड ऑल ट्रीज बिकम नेकेड। पूरा पूरा पेड़ सब नेकेड हो जाता है। यह भी एक म्यूजिक है, यह भी एक म्यूजिक है। तो व्हाइल बर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, और शाम में जो बादल, टुकड़ा टुकड़ा बादल आसमान में दिखाई पड़ता है, बर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, शाम हो रही है, डे समाप्त होने वाला है। तो ये डाइंग डे है, माने डे एंड कर रहा है। आसमान में बादल छितराए हुए हैं जहाँ तहाँ, अनटच द स्टेबल प्लेन्स, और नीचे ज़मीन पर अनाज खेत की फसल काट के रखी हुई है विथ रोजी ह्यू। और उसका कलर कैसा लग रहा है शाम की रोशनी में, रोजी ह्यू, गुलाबी कलर का। वो ह्यू मतलब कलर, रोजी मतलब गुलाबी, तो गुलाबी कलर का वो मालूम पड़ रहा है। नीचे ज़मीन पर फसल पड़ी हुई है और ऊपर बादल आसमान में, बर्ड क्लाउड्स हैं, बादल छितराए हुए हैं। तो ये शाम में दृश्य ऐसा ही बन रहा है। देन इन ए वेलफुल क्वायर, और तब शाम हो गई तो समूह में दर्दनाक गीत गाने लगे। कौन? द स्मॉल gnats मोर्न, ये छोटे छोटे जो मक्खी होते हैं पंखों वाले मक्खियाँ, वे समूह में गीत गाने लगे शाम में। चोंचाएँ की आवाज़ होती है ना, गुंजन सुनते हैं हम लोग ये स्मॉल इंसेक्ट्स का। तो वह gnats भी एक इंसेक्ट है, मक्खी कहते हैं उसको। वह समूह में गीत गाने लगी। शाम होने के बाद का सीन है। अमॉन्ग द रिवर सैलोज, और रिवर क्या है, रिवर बह रहा है लेकिन वो
येलो कलर का मालूम पड़ता है, बहुत खुशनुमा नहीं है। रिवर में पानी बहुत नहीं है, लेकिन शाम का दृश्य ऐसा है कि रिवर पीला पीला सा मालूम पड़ रहा है, पीला रंग का। बॉर्न एलॉफ्ट, उसके ऊपर से क्या है, और सिंकिंग एज द लाइट विंड लिव्स और डाइज, हवा धीरे धीरे ऊपर से बह रही है। तो रिवर कैसा मालूम पड़ रहा है, पीला कलर का, जिसके ऊपर से हवा बह रही है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, और फुल ग्रोन लैम्प्स मैंने मेमना सब, बढ़ा हुआ बड़े बड़े मेमने, वो लोग ब्लीड कर रहे हैं, मिमिया रहे हैं। फ्रॉम हिली बॉर्न, हिली एरिया से, माउंटेन साइड से जहाँ लैम्प सब रहता है, उसके मिमियाने की ब्लीटिंग साउंड आ रही है। ब्लीटिंग साउंड इज कमिंग फ्रॉम द लैम्प्स व्हेन दे आर bleating on the hilly bourne, and full grown lamps they are, so their sound is much. hedge cricket sing, यहाँ पर पढ़े थे हम लोग, नैट्स मोर्न, नैट्स क्या है, मक्खियाँ जैसे शोक मना रही हों। कवि के जीवन में दर्द था, कवि को एहसास था कि ही विल नॉट लिव लॉन्ग, बहुत जल्दी उसकी मौत हो जाएगी, तो उसको दर्द दिखाई पड़ता है जहाँ तहाँ। शाम में जो ये नैट्स गीत गा रहे हैं समूह में, तो पोएट को लगा कि दे आर मोर्निंग, मोर्निंग मतलब शोक गीत गा रहे हैं। MOURN, इसका मोर्न, मोर्न का माने होता है शोक गीत गाना, दुख मनाना। तो ये और सिंकिंग हो गया। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बोर्न, हेज क्रिकेट, ये भी है इंसेक्ट, ये भी झाड़ियों में गाने रहने वाला झिंगुर। क्रिकेट सिंग्स एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट, और वो भी अपना गीत गा रहा है ट्रेबल सॉफ्ट, सॉफ्ट आवाज़ में वो भी गीत गाना शुरू किया। कौन, हेज क्रिकेट। और द रेड ब्रेस्ट, यह भी एक इंसेक्ट है। रेड ब्रेस्ट व्हिसल्स, वो जैसे व्हिसल बजा रहा हो वैसे वो भी गाना शुरू किया बोलना। फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, गार्डन में से, गार्डन के झुंड में से उसकी आवाज़ आ रही है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, और स्वेलोज जो बर्ड है वो भी समूह में, आसमान में, वो भी ट्विटरिंग करता हुआ जा रहा है। तो ये शाम का दृश्य है। सो द पोएम इज डिस्क्राइबिंग द होल डे सीन ऑफ ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में पोएट ने हमें बताया कि कैसे यह सीजन जो है, इसके आने के बाद में स्प्रिंग सीजन आता है, इसके बाद में सीजन हॉट सीजन आता है, गर्मी आती है स्प्रिंग के बाद। तो सन के साथ जैसे इसका समझौता हो, सन इसका दोस्त है, तो पेड़ों में फल लग जाते हैं, फूल खिल जाते हैं, कलियां निकल आती हैं, नई नई पत्तियां आती हैं। ये सब पतझड़ होने के बाद ही ना होता है। जब पुरानी पत्तियां हटेंगी नहीं तो नई पत्तियां आएंगी कहाँ से? पेड़ जब नेकेड होंगे नहीं तो उन पर हरियाली खिलेगी कहाँ से? तो ये सब कुछ हुआ किस देखरेख में? इट इज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑटम सीजन। सो ऑटम सीजन हैज़ ऑल्सो गॉट इट्स ओन ब्यूटी। पतझड़ ऋतु का भी अपने आप में एक सौंदर्य है। वसंत मानते हैं ऋतुओं का राजा है, ब्यूटीफुल है, लेकिन पतझड़ भी अपने आप में कम नहीं है। तो ये पोएट अपने जीवन में, उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, इसको पता हो गया था पहले ही कि बहुत दिन जिएगा नहीं। तो उसके बाद भी उसने पोएम लिखा, तो अपने जीवन में जो दर्द है उसको उसने महसूस किया। और ये जो यहाँ पर नैट्स मोर्न, ये जो प्रकृति में जो गीत गाने वाली मक्खियाँ हैं, ये भी उसको लगती है जैसे कि शोक गीत गा रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मीनिंग बताए हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन आंसर के लिए एक वीडियो और बनाएंगे इसी पोएम का। सो आई थिंक दैट आई हैव मेड इट अंडरस्टैंडेबल टू यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you are most welcome. Please come on my channel, throw your comments. I will welcome you. Have a nice day.